धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। जैसा मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में बताता रहा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ का इंडिया अलायंस बना है, मुझे काफ़ी हद तक ये यकीन है कि ये पार्लियामेंट की इलेक्शन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जितने भी उसके 26 उसके मेंबर हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए उत्साहित है, और उस इंटरेस्ट को वॉच करते करते वो कांग्रेस से इतनी डिमांड कर रहे हैं जो कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं होगा। अब हालात ये बन रहे हैं, वैसे पीछे भी मैंने आपको बताया था और आपने खुद देखा भी होगा टीवी पे और अखबारों में पढ़ा भी होगा कि तकरीबन 2 महीने पहले तक जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ इंडिया अलायंस में मिलती थी, मीटिंग्स होती थी, तो उनकी एक ही मांग उठती थी कि जल्दी से जल्दी जो सीटें हैं पार्लियामेंट की वो आपस में कैसे कैसे बंटेगी इसका डिसीजन हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस इसको टालती रही और अभी भी हालत वही है कि अभी इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ। इन्हीं सब हालात में अब जब 5 विधानसभा की इलेक्शंस होने जा रही हैं अगले महीने नवंबर में, तो इंडिया अलायंस के कांग्रेस के साथ जो दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको ये फिक्र हो रहा है कि अगर इन 5 विधानसभा में अगर कांग्रेस 2 या 3 और हो सकता है कि 4 भी जीत जाए, तो उस स्टेज पे कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बाकी अलायंस पार्टनर्स को डिक्टेट करेगी। ये दूसरे अपोजिशन पार्टीज़ के लीडरों को नागुजारा हो रहा है, और इसके लिए अभी अभी हमने देखा कि यूपी के जो फार्मर चीफ मिनिस्टर रहे, एसपी के प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़ी ये कहूँ कि बड़े गुस्से में कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जब उन्हें मध्य प्रदेश में जो 5 सीटें वो मांग रहे थे, 5 या 6 विधानसभा की सीटें, वो कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया। तो उसका उन्होंने जवाब ये दिया कि अगर कांग्रेस ने हमारे साथ मध्य प्रदेश में ऐसा किया है तो पार्लियामेंट की इलेक्शन में हम कांग्रेस के साथ यूपी में ऐसा करेंगे। अब ये क्या हालात बन रहे हैं इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उन्होंने थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ तक भी कहा कि जब इंडिया अलायंस में ये डिसीजन हुआ था कि कुछ टीवी के चैनल में जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ रूलिंग पार्टी की ही बातें करते हैं और अपोजिशन को या स्पेशली कांग्रेस को लताड़ते हैं, उनको बाइकाट किया जाए। और ऐसे 16 एंकर जो थे टीवी के, उनको इंडिया अलायंस ने डिसीजन लेके बाइकाट किया था। तो यादव जी ने ये भी कह दिया कि अगर उस समय कांग्रेस ने हमें ये बड़ा क्लियर किया होता कि ये जो अलायंस इंडिया अलायंस है ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है, तो फिर हम ये सोचते कि क्या हमने वो डिसीजन टीवी के एंकर्स के खिलाफ लेना भी है या नहीं लेना। तो ये उनका कहना था कि ये कांग्रेस अपनी तरफ से बहुत गलत स्टेप ले रही है जो कि उनकी पार्टी के खिलाफ जाता है। इसी प्रकार एक दूसरे जो बड़े इम्पॉर्टेंट इंडिया अलायंस के लीडर हैं, एनसीपी के नेता
शरद पवार, उन्होंने तो पहले ही अपने भतीजे अजीत पवार को बीजेपी में भेज दिया और वहाँ उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बना दिया। और ड्रामा चल रहा है चाचे भतीजे का कि हम पार्टी से अलग हैं हम, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं वो सारे जानते हैं कि ये क्या गेम हो रही है। अब इसी दौरान उनका कुछ स्नेह जो है वो आप पार्टी के साथ ज़्यादा हो गया है, स्पेशली जब अभी आप पार्टी के एक राज्यसभा एमपी को ईडी ने अरेस्ट किया, संजय सिंह को, तो उस समय उन्होंने बड़ी खुल के उनकी हमायत की और उस वजह से वो आपके साथ बड़े नज़दीकियाँ पाल रहे हैं। अब जब आप एनसीपी के साथ ज़्यादा ही घनिष्ठ हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, उनका इंडिया अलायंस का प्रधान बनना जो है, जो उनकी ख्वाहिश है कि उसका चेयरमैन बने, वो तो खटाई में पड़ता दिख रहा है। और इसी दौरान नीतीश जी के जो बयानबाजी हो रही है वो भी कुछ उलट पुलट सी हो रही है कि पिछले दिनों उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी में काफ़ी ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं और वो घनिष्ठ संबंध जो हैं उनकी सारी लाइफ रहेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो या किसी भी अलायंस के तहत मुख्यमंत्री बने हों। तो इस तरह की जो गोलमोल बातें हैं वो इफ़ेक्ट कर रही हैं इंडिया अलायंस को। दूसरी तरफ जो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ी दिक्कत आ रही है कि चाहे उन्होंने वो अपने 7 एमपी जो बड़े, उसमें से 3 यूनियन मिनिस्टर थे, उनको वहाँ इलेक्शन पे डाल दिया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही है वो रिबाउंड होगा और उसका नुकसान होगा बजाय इसके कि फ़ायदा हो। और उसी प्रकार राजस्थान में तो कांग्रेस और बीजेपी की टफ फाइट बताई ही जा रही है और इस चीज़ को देखते हुए बीजेपी ने अब मिसेस सिंधिया के साथ, जो वहाँ 2 टर्म चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उसके साथ कुछ अपने संबंध ठीक करने की कोशिश की है। और अब जो लिस्ट निकली है उसमें सिंधिया जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहती थी वो सीट उनको पुरानी दे दी गई है और उनके कुछ बाकी कैंडिडेट्स भी लेटेस्ट लिस्ट में नाम डाले गए हैं। आज इतना ही, बाकी फिर देखते हैं कि पॉलिटिकल हालात आगे कैसे चलते हैं। हम उसी प्रकार आपसे बातचीत करते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।